नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर जो है अपना 27। लेक्चर नंबर कितना आज अपने 27 करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। देखिएगा स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था इससे प्रीवियस क्लास के अंदर वो चल रहा था रिप्रोडक्टिव साइकिल। अपना टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्टिव साइकिल। इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को बताएगा दो भागों में बंटी होती है, ओएस्ट्रस साइकिल और दूसरी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट फीमेल में पाई जाती है, जबकि ये किस में पाई जाती है? प्राइमेट फीमेल में। ये आपको मैंने यहाँ तक बताया था, यहाँ तक की जो घटनाक्रम था ये आपको बता दिया था। उसके बाद में जो अपने टॉपिक चला था वो टॉपिक यही था कि जो ओएस्ट्रस साइकिल है इसको अपने पूरा डिटेल में पढ़ा था। इसके अंदर आपको बताया था 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रो एस्ट्रस स्टेज, एस्ट्रस स्टेज, उसके अलावा मेटा एस्ट्रस स्टेज और एन एस्ट्रस स्टेज। चारों स्टेज मैंने बता दिया था। और चारों स्टेज कौन कौन से हार्मोन की वजह से यूँ कह सकते हैं कि प्रभावित होती हैं, या कौन से हार्मोन उन चारों स्टेजेस के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो मैंने ओएस्ट्रस साइकिल में अच्छे से आपको समझा दिया था। आज अपने जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल का दूसरा भाग, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा भाग है? रिप्रोडक्टिव साइकिल का सेकंड पार्ट कौन सा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हिंदी में कहा जाता है रज चक्कर। हिंदी में क्या कहा जाता है जिसको? रज चक्कर। रज चक्कर, इसकी एक दो विशेषताएं हैं जिनको हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपने बात करेंगे किसकी, इसके पूरे डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम कि जो है रज चक्कर जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। अब देखिएगा कि रज चक्कर की यदि हम बात करें तो ये क्या है, पहली बात तो इसकी परिभाषा करें तो पहली कंडीशन तो क्या है? प्राइमेट फीमेल में, फीमेल के जननांगों में, यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी बात करें, जैसे जननांगों में मतलब कौन कौन से? ओवेरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब व वेजाइना में होने वाले, जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात परिभाषा की बात करें तो प्राइमेट फीमेल, और प्राइमेट फीमेल में ये अर्थ मैंने बताया था क्या है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये किसके अंदर आते हैं? सब प्राइमेट फीमेल। और प्राइमेट फीमेल का अर्थ फिर मैं बता देता हूँ कि हमने सेकेंड ईयर के अंदर कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन किया था। किसका? कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन किया था। कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया को पढ़ा था। यूथीरिया के अंदर क्या होता है? एक ऑर्डर है प्राइमेटा, उसकी बात हो रही है कि तो प्राइमेट्स के अंदर मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला आते हैं, तो इनके फीमेल के जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या क्या होते हैं वो अपने आगे डिटेल में करेंगे। दूसरी कंडीशन, इस दौरान वेजाइनल ट्रैक से ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि रक्त का क्या होता है? प्रवाह होता है।
पूरे रज चक्र में नहीं होता है, कुछ रज चक्र के कुछ ही दिनों में होता है। क्यों होता है उसका रीज़न हम पढ़ेंगे। इसका रीज़न हार्मोन ही है, और मोस्टली कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या होना, कमी होना। और दूसरा, ये सीजनल ब्रीडर नहीं होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते हैं, अर्थात ये वर्ष भर क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। कौन से जंतु, जो जिन फीमेल्स के अंदर प्राइमेट फीमेल्स है जिनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। तो ये इनकी क्या है, मुख्य मुख्य बातें हैं कि वास्तव में रज चक्र क्या है। तो ये आउटलाइन यही है, ये दो मेन बातें हैं। और तीसरी ये बात साथ में इसके अंदर ऐड कर सकते हैं हम। अब चेंजेस क्या होंगे, तो थोड़ा बहुत तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा है, कुछ चेंजेस तो उसी प्रकार के होते हैं कि जैसे अंडाशय के अंदर अंडे बनेंगे। चेंजेस की यदि हम बात करें तो क्या होगा, अंडाशय में पुटक बनेंगे या पुटक परिपक्व होंगे। अगर हम ऐसा लिख देते हैं पुटक परिपक्व होंगे, और पुटक परिपक्व होगा तो क्या होगा उसमें कि जो परिपक्व पुटक है उसके अंदर सेकेंडरी oocyte या हुआ मौजूद होगा, ठीक है, जो अपने उसमें स्ट्रक्चर में देखा था ओवरी के। उसके बाद में गर्भाशय के अंदर क्या होगा कि गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम और जो मायोमेट्रियम है उसमें भी क्या आएंगे, चेंजेस आ जाते हैं। अर्थात गर्भाशय यूँ कह सकते हैं आरोपण के लिए तैयार होता है, या यूँ कह सकते हैं कि आगे जो रोपण की घटना है, इम्प्लांटेशन की घटना है। इम्प्लांटेशन का है मतलब लास्टुला का यूट्रस की दीवार में जाकर दंसना क्या कहलाता है, आरोपण, उसके लिए तैयार होगा, तो वो घटना भी यहाँ होगी। उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब की निषेचन के लिए तैयार हो रही है, और उसके बाद में जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला बन रहे हैं, तो उनके सबके लिए कौन तैयार हो रही है, इसकी फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी सीलिया है, म्यूकस लेयर्स हैं, उनकी संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद में वेजाइनल चेंजेस होते हैं, वेजाइनल फ्लूइड जो है वो इस प्रकार से चेंज हो जाता है ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो न हो। तो ये सारे चेंजेस जो किसके अंदर आते हैं, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आते हैं। अब हम कुछ एक छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनकी हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने दिन की होती है, क्या होता है, उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटती है, तो वो थोड़ा सा अपने बात कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो छोटी छोटी बातें मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि वो क्या क्या हैं। दो परिभाषाएं आती हैं, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। पहले तो मैं उनकी बात करूँगा, वो क्या चीज़ है। रजोदर्शन, पहली परिभाषा, रजोदर्शन क्या है, मेनार्क। मेनार्क यानी कोई भी महिला कहते हैं, कौन सी, प्राइमेट फीमेल की बात करेंगे हम यहाँ पर, और प्राइमेट फीमेल का हम यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में लेके चल सकते हैं, यानी महिला को लेकर चलें तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो रजोदर्शन का मतलब ये है कि किसी महिला में, किसी महिला या फीमेल हम बात करें में प्रथम बार रज चक्कर का आना, प्रथम बार रज चक्कर का दिखाई देना, का आना या दिखाई देना एक ही बात है, देना ही रजोदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है, ठीक है। तो रजोदर्शन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। रज का मतलब रज चक्कर, दर्शन का मतलब होता है दिखाई देना इन प्रथम बार। और ये कब शुरू होता है, ये मैं कहता हूँ कि जब महिला की आयु 12 से 13 वर्ष होती है, जिसको हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। क्या स्टेज कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज। उस स्टेज में प्रथम बार रज चक्र प्रारंभ होता है। अब क्यों होता है उसका रीज़न अपने आगे डिस्कस करेंगे, रीज़न वही है हार्मोन्स, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्यूबर्टी स्टेज में प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की आयु में जो है रज चक्र पहली बार दिखाई देता है या प्रारंभ होता है, उसको हम कहते हैं रजोदर्शन अवस्था। अगली अवस्था है रजोनिवृत्ति। अगली अवस्था कौन सी है, रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज। अब मेनोपॉज अवस्था में क्या है, महिला में, किसी महिला में अंतिम बार रज चक्कर का आना या दिखाई देना, आना ही रजोनिवृत्ति अवस्था कहलाती है, रजो कहलाती है, मेनोपॉज कहलाती है। अब देखिएगा ये आयु कितनी है, 12 से 13 वर्ष, ये लगभग होती है महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु जो होती है। अब 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद में महिलाओं के अंदर रज चक्कर जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है या दिखाई नहीं देता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, एक शब्द आता है फिर जनन आयु। जनन आयु, अब जनन आयु क्या है, ये रिप्रोडक्टिव एज में बताया तो ये क्या चीज़ होती है
क्योंकि देखिएगा, मैंने जब हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात की थी तो मैंने एक बात बताई थी कि यदि किसी महिला के अंदर रज चक्कर अगर पाया जाता है तो ही वो महिला गर्भ धारण कर सकती है, अन्यथा वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो किसी महिला के अंदर यदि रज चक्कर एकदम नियमित रूप से चल रही हैं तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ, अंडा बनेगा, गर्भाशय जो है आरोपण के लिए तैयार है, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आएंगे, तो इसका मतलब वो महिला गर्भ धारण कर सकती है। तो अब जननायु क्या है, हम देख सकते हैं कि कोई महिला रजोदर्शन से पहले यानी 12 से 13 वर्ष की आयु से पहले और रजो निवृत्ति के बाद यानी 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद में गर्भ धारण नहीं कर सकती। तो इन दोनों के बीच की जो एज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन आयु, यानी इसी दौरान वो महिला क्या कर सकती है, गर्भ धारण कर सकती है। तो यानी रजो दर्शन, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, रजो दर्शन व रजो निवृत्ति के बीच का काल जनन आयु कहलाता है, जनन आयु कहलाता है, रिप्रोडक्टिव एज। तो वो कितनी होगी, 12 से 13 वर्ष से लेकर के 45 से 50 वर्ष। इससे पहले कोई महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती, उसके बाद में कोई महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, उसको अपने डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ये जो रज चक्र है ये कितने दिन का होता है, यदि हम इसकी थोड़ा बात करें तो रज चक्र जो है ये मनुष्य में 28 दिन, कितने दिन का होता है, 28 दिन। और मैंने लिखा प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है कि 2 दिन या तो कम हो सकते हैं या 2 दिन क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक रज चक्र याद रखना, मनुष्य के अंदर जो प्राइमेट फीमेल की बात हो रही है, मनुष्य मादा के अंदर कितने दिन में संपन्न हो जाता है, 28 दिन के अंदर संपन्न हो जाता है। उसके अलावा जैसे और जो प्राइमेट फीमेल है उनके अंदर ये अलग अलग दिन होता है। जैसे चिंपैंजी के अंदर फीमेल में 35 दिन का होता है, कितने दिन का होता है, 35 दिन का। तो देखिएगा मनुष्य की फीमेल्स में 28 दिन का होता है और इसमें कितने होता है, 35 दिन का। तो यानी मनुष्य के जो यानी प्राइमेट फीमेल जो मनुष्य है उसके अंदर एक रज चक्र जो है वो लगभग 28 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और जो चिंपैंजी है उसकी मादा के अंदर कितने दिन में संपन्न हो जाता है, 35 दिन के अंदर संपन्न हो जाता है। अब देखिएगा एक रज चक्र का मतलब क्या है कि अंडाशय में अंडा बनेगा, या कह सकते हैं कि अंडाशय में पुटक अगली अवस्थाओं में जाएंगे, और पुटक अगली अवस्थाओं में जाएंगे तो क्या बनेंगे, उसमें अंडे बनेंगे। उसके बाद में अंडे बन जाएंगे तो उसके बाद में गर्भाशय जो है उसके अंदर भी क्या परिवर्तन होंगे। तो रजोदर्शन और रजो निवृत्ति के बीच का काल क्या कहलाता है, जनन आयु। अब ये देखिएगा कि रज चक्र मनुष्य में 28 दिन का होता है फीमेल में, और चिंपैंजी में कितने होता है, 35 दिन का होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये जो 28 और 35 दिन हैं, इस दौरान जो है मादा, उनके जननांगों में क्या क्या चक्रीय परिवर्तन होते हैं उनके बारे में अपने थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और क्या क्या परिवर्तन इनमें चलते हैं। तो इसके लिए अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ओस्टर साइकिल की तरह हम रज चक्र को पूरा डिटेल में देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से घटनाएं घटती हैं। तो मेरे हिसाब से रजोदर्शन, रजो निवृत्ति और जननायु क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर फीमेल का, उसको हम देखते हैं कि भी उसके अंदर रज चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं 28 दिन के दौरान। यानी एक रज चक्र 28 दिन के अंदर होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जो मनुष्य में जो मादा होती है वो 28 दिन में एक बार गर्भ धारण कर सकती है, और जैसे ही 28 दिन पूरे होते हैं तो वो दोबारा गर्भ धारण कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋतु प्रजनक जो जंतु थे मेंस्ट्रुअल ओस्टर साइकिल के समय, उन्होंने देखा था एक निश्चित ऋतु में जनन होता है, उनमें अंडोत्सर्ग जो है वो एक निश्चित ऋतु में होता है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम देखेंगे कि अंडोत्सर्ग हर 28 दिन के बाद में होता है, हर 28 दिन के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। फिर जैसे 28 दिन कंप्लीट होते हैं तो नया रज चक्र जैसे प्रारंभ होगा, वापस अंडोत्सर्ग हो। इस प्रकार से जो है हर चक्र में नए अंडे बनते रहते हैं। अब इसकी हम यदि बात करें कि कौन कौन से 4 भाग हैं, तो 28 दिन को अपने डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो है कि कौन कौन सी अवस्था होती है। तो पहली जो अवस्था है वो है रक्त स्त्राव अवस्था, या जिसको हम ऋतुस्राव अवस्था कहते हैं। अब हम 1 से 28 दिन को बांट रहे हैं तो ये है चलेगी 1 से
5 दिन। ये अवस्था कब से कब चलेगी? 1 से 5 दिन चलेगी। दूसरी अवस्था जो है उसको हम कहते हैं प्रचुरोध भवन अवस्था या प्रोलिफरेटिव फेज, और या इसको हम कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। प्रचुरोध भवन अवस्था या पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, या इसको इंग्लिश में बोले हम प्रोलिफरेटिव स्टेज या प्री ओवुलेशन स्टेज। ये अवस्था होती है 6 से 13वें दिन तक। कब से कब होती है? 6 से 13वें दिन। तीसरी अवस्था है जो फिक्स है, जिसमें से क्वेश्चन भी आता है, अंडोत्सर्ग अवस्था जिसको ओवुलेशन स्टेज भी कहते हैं। ये फिक्स है। ये कौन से दिन होती है? 14वें दिन। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ओवुलेशन क्या है या ओवुलेशन कौन से दिन होता है। चौथी अवस्था है ल्यूटियल स्टेज, ल्यूटियल अवस्था या ल्यूटियल स्टेज जिसको हम कहते हैं। ये भी फिक्स है। ये 15वें से 28वें दिन तक आती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमने क्या किया, 28 दिन का डिवाइडेशन। देखिएगा पहली अवस्था जिसको रक्तस्राव अवस्था कहते हैं, मैं एक बार आउटलाइन इसको बता देता हूँ आपको कि रक्तस्राव अवस्था का अर्थ है, ऋतुस्राव अवस्था का अर्थ है या ब्लीडिंग स्टेज का अर्थ होता है कि मादा की वेजाइना से रक्त का प्रवाह होना। क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीज़न हम देखेंगे। वो अवस्था कौन से कौन से दिन होती है? रक्त चक्र के 28वें दिन में पहले से 5 दिन तक अवस्था यही होती है। दूसरी अवस्था है प्रचुरोध भवन अवस्था या पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था या प्रोलिफरेटिव स्टेज या प्री ओवुलेटरी स्टेज। यानी ओवुलेशन इसके बाद में होना है, तो ओवुलेशन से पहले की अवस्था को ये कहा जाता है। ये 6 से 13वें दिन होती है। इस अवस्था में जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जो है हम क्या है देख सकते हैं कि मेन चेंजेस अंडाशय के अंदर आते हैं। अंडाशय के अंदर जो पुटक होते हैं वो पुटक आगे परिपक्व अवस्था में जानने का प्रयास करते हैं, या यूँ कह सकते हैं इस अवस्था में जो परिपक्व पुटक है वो बनने का प्रयास करता है। उसके बाद में अंडोत्सर्ग अवस्था, इसके अंदर बताने की जरूरत नहीं है। परिपक्व पुटक का फटना और अंडाशय से अंडे का या सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। ये कौन से दिनों फिक्स होती है? 14वें दिन होती है। ल्यूटियल अवस्था, अंडोत्सर्ग के बाद में जो बची हुई पुटक कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, इकट्ठी होकर के कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, जिसको ल्यूटियल स्टेज कहते हैं। 15वें से 28वें दिन फिक्स होती है। तो 28 दिन का हम देख सकते हैं कि हमने पूरा डिवाइडेशन। अब देखिएगा कि 28 दिन के बाद में ये नहीं है कि रक्त चक्र रुक जाएगा। 28 दिन के बाद में 2 कंडीशन लागू होती है। यदि निषेचन है, यदि निषेचन हो गया है तो रक्त चक्र जो है वो नया प्रारंभ नहीं होगा। और कब तक प्रारंभ नहीं होगा? जब तक कि वो महिला ने गर्भ धारण कर रखा है। बच्चे का जन्म 9 महीने बाद होता है मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य महिला के अंदर 9 महीने बाद में जैसे बच्चे का जन्म होगा तो उसके बाद में नया रक्त चक्र प्रारंभ होता है। और यदि तो पहली कंडीशन तो ये है कि यदि महिला ने गर्भ धारण कर लिया है तो ल्यूटियल अवस्था 9 महीने तक बनी रहेगी और उसमें नया रक्त चक्र प्रारंभ नहीं होगा। यदि महिला ने गर्भ धारण नहीं किया है तो 15वें 28वें दिन के बाद में नया रक्त चक्र प्रारंभ हो जाता है और वापस कौन सी स्टेज आ जाती है? फर्स्ट स्टेज। यानी 4th के बाद में वापस कौन सी स्टेज आ जाती है? फर्स्ट के बाद में सेकंड के बाद थर्ड के बाद कौन सी? 4th, और 4th के बाद वापस फर्स्ट। ये कब कंडीशन होगी? यदि निषेचन नहीं होता है, यानी गर्भ धारण नहीं किया हुआ है, तो ये स्टेज आ जाती है तुरंत ही, और ये अपने इस प्रोसेस में वापस चलेगी, फिर वापस फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। और यदि गर्भ धारण कर लिया है तो 28वें दिन के बाद में भी 9 महीने तक ये ल्यूटियल अवस्था बनी रहती है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम में गर्भावस्था को बनाए रखने वाली क्या होती है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, चक्रीय ग्रंथि होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रक्तस्राव अवस्था की। तो रक्तस्राव अवस्था की यदि हम बात करें तो ये अवस्था जो है इस कितने दिन की होती है? लगभग 1 से 5 दिन की। अब इसमें होता क्या है कि ल्यूटियल अवस्था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ल्यूटियल अवस्था अगर बनी रहेगी तो पहली अवस्था नहीं आएगी। अगर ल्यूटियल अवस्था नष्ट हो जाती है तो कौन सी अवस्था आती है? पहली अवस्था आती है। तो हम बात कर रहे हैं रक्तस्राव अवस्था या ऋतुस्राव अवस्था, यानी सभी अवस्थाओं को हम एक क्रम में पढ़ेंगे। तो 1 से 5 दिन की अवस्था जो है 28 दिन के अंदर वो पहली अवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली कंडीशन की यदि हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या होता है कि देखिएगा कि जो
ये अपने पहली अवस्था है। ये मैंने बताया कि ये डिपेंड किस पर करती है, ये डिपेंड करती है लास्ट अवस्था पर। तो पहली बात तो अगर हम ये बोले, जो भी मैंने बोला कि यदि कार्पस ल्यूटियम यानी ल्यूटियल अवस्था जो है वो यदि बनी रहती है तो पहली अवस्था नहीं आएगी, और यदि ल्यूटियल अवस्था नष्ट हो जाती है तो रक्तस्राव अवस्था आ जाती है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स इस दौरान कि पहली बात तो इसके अंदर यही है कि यदि ल्यूटियल अवस्था के नष्ट होने के बाद में ये अवस्था आएगी। अब ल्यूटियल अवस्था जैसे ही आती है तो ल्यूटियल अवस्था जैसे नष्ट होती है तो इस दौरान क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो सांद्रता है उसका लेवल एकदम कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो सांद्रता है वो कम होती है। तो कम होते ही क्या होता है कि जो गर्भाशय हमने याद है आपने बनाया था इस प्रकार से स्ट्रक्चर के अंदर, गर्भाशय के अंदर 3 लेयर होती हैं, मैंने बताया था आपको। पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये पेरीमीट्रियम, ये मायोमेट्रियम और ये एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है तो जो ऋतुस्राव अवस्था या रक्तस्राव अवस्था वो 1 से 5 दिन, उसका प्रभाव इस एंडोमेट्रियम लेयर पर ही पड़ता है। एंडोमेट्रियम लेयर 2 भागों में बंटी होती है, स्ट्रेटम बेसिलस फंक्शनल और स्ट्रेटम बेसिलस। ये 2 अवस्थाएं 2 लेयर पाई जाती है एंडोमेट्रियम में। अब होता क्या है कि जैसे ही ल्यूटियल अवस्था नष्ट होती है तो ल्यूटियल अवस्था नष्ट होते ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो कमी आते ही क्या होता है कि जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर है वो टूट जाती है। गर्भाशय की, ये यूट्रियस है तो गर्भाशय की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर है ये क्या है, बुरी तरह से टूट जाती है। और ये किसकी बनी होती है एक्चुअल में, ये उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, ब्लड वेसल्स की बनी होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, ल्यूटियल अवस्था नष्ट होने से उनका लेवल कम हुआ, कम होते स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर है यूट्रियस की टूट जाती है। टूटते ही, टूटने का मतलब यहाँ उपकला कोशिकाएं टूटेंगी, उपकला कोशिकाएं टूटेंगी तो ब्लड वेसल्स है वो भी टूट जाती है। तो टूटने से क्या होता है कि यहाँ जितना भी कोशिकाओं का मलबा है, ब्लड है, सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। कौन से भाग में, यूट्रियस के इस गुहा के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और इस साथ में थोड़ा बहुत श्लेष्मा है और कोशिकाओं के डेड पार्ट हैं वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। उनको फिर क्या करती है महिला जो है अपने वेजाइनल जो मार्ग है उस वेजाइना मार्ग से 1 से 5 दिन तक रक्त के रूप में, रक्त के साथ उनको बाहर निकालती रहती है। तो जो बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, इन स्ट्रेटम फंक्शनलिस की टूटी उपकला कोशिकाएं, म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस, ब्लड। अब वो सारी टूटने से, और कुछ ब्लड वेसल्स की दीवारें भी होती है वो भी टूट टूट कर क्या निकलती है, बाहर निकलती है। कहाँ से, वेजाइना के मार्ग से। तो इसलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, रक्तस्राव अवस्था या ऋतुस्राव अवस्था कहते हैं। और ये आपको बताता हूँ 1 से 5 दिन तक चलती है। पहले दिन 2-3 दिन क्या है, रक्त का प्रवाह इसमें अलग रहता है, ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे 5वां दिन आता है तो रक्त का प्रवाह धीरे धीरे कम होते होते 5वें दिन के बाद में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये मैं बताता हूँ कि इस अवस्था में महिलाओं के अंदर 50 से 200 ml रक्त की क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, 50 से 200 ml 50 से 200 ml रक्त की हानि होती है। और वो रक्त आया कहाँ है, इस स्ट्रेटम फंक्शनलिस के टूटने से। और स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर किसकी, एंडोमेट्रियम की, उसके टूटने से जो रक्त है वो बाहर निकल रहा है। कितना ml निकलता है, 50 से 200 ml। अब मैं बताता हूँ कि कोई भी महिला जो होती है उसके अंदर यदि योनि मार्ग से, वेजाइनल मार्ग से यदि रक्त का स्राव हो रहा है इस प्रकार से, तो ये माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर शुरू हो गई है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने का जो एक ये कह सकते हैं कि आधार है वो क्या है, रक्त, वेजाइना से रक्त का प्रवाह होना, यानी योनि मार्ग से रक्त का प्रवाह होना ही क्या माना जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रथम दिन माना जाता है। तो पहली कंडीशन ये है, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ साथ में। तो पहली बात तो यही है, ये अवस्था ल्यूटियल अवस्था के समाप्त होने से आती है, समाप्त होने से प्रारंभ होती है। पहली बात तो यही है। इस अवस्था का कारण एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी
है। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा मेन तो प्रोजेस्टेरोन बनता है, थोड़ी बहुत मात्रा में एस्ट्रोजन बन रहा है। अब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी तो ये दोनों हार्मोन बनना भी क्या हो जाएंगे, कम या बंद हो जाएंगे। तो इस कारण ये कौन सी अवस्था आ रही है, रक्तस्राव आती है। इस अवस्था में यूट्रस का स्ट्रेटम लेयर की उपकला कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल उपकला कोशिकाएं टूट जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स भी टूट जाती है और इन कोशिकाओं का मलबा रक्त व श्लेष्मा योनि मार्ग से बाहर निकलने लगता है, योनि मार्ग से बाहर निकलने लगता है। अब योनि मार्ग से बाहर निकलेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को रक्तस्राव अवस्था कहते हैं। ये रक्तस्राव 1 से 5 दिन होता है। वह इस दौरान 50 से 200 ml रक्त बाहर निकलता है। इस अवस्था को रक्त चक्कर की पहली या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। तो ये है रक्तस्राव अवस्था या ऋतुस्राव अवस्था। और अब स्टूडेंट्स जो आपको ये ध्यान रखना है कि इस अवस्था का मुख्य रीज़न कौन सा है, कार्पस ल्यूटियम का नष्ट होना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता क्या हो जाना, डाउन हो जाना। तो डाउन होते ही क्या होगा कि ये जो उपकला कोशिकाएं हैं ब्लड वेसल से टूट करके वेजाइनल जो ट्रैक है उससे बाहर निकलती है, इसी को हम कहते हैं रक्तस्राव अवस्था या ऋतुस्राव अवस्था। तो स्टूडेंट आज ये अपनी पहली अवस्था कंप्लीट हुई। कल अपने जो इसकी नेक्स्ट 3 जो स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।